हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाचन तंत्र के बाद मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आइज़ वाला ये चैप्टर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मानव नेत्र किस प्रकार काम करता है, इसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, इसकी नर्व कौन सी होती है, इसमें लेंस किस प्रकार का लगा होता है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इससे होने वाली जो बीमारियाँ हैं उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी स्लाइड पर आपको दिखाया कि मानव नेत्र का एक चित्र है, और इसके बाद मैं आपको पार्ट बाय पार्ट, जैसे कि इसमें डिटेल में उस पर स्लाइड पर दिखाया जा रहा है कि सभी भाग जो नामांकित चित्र बनाया गया है, इसमें प्रत्येक के बारे में हम आपको दो दो चार चार लाइनें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसके बाद में इसकी पूरी क्रिया विधि समझाएंगे कि मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है, यानी कि सामने से जो चित्र दिखाई पड़ता है वो किस प्रकार सिस्टम में जाता है और इसके बाद वो कैसा प्रतीत होता है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मानव नेत्र किस प्रकार, इसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इसकी स्थिति को जान लेंगे, ये कहाँ पर होता है और कितना भाग नेत्र कोटर के बाहर होता है, कितना नेत्र गोलक होता है, ये सभी के बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्लाइड पर पहले देखते हुए एक प्रत्येक पॉइंट्स को बारी बारी से समझेंगे और स्लाइड के माध्यम से ही इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए हम लोग स्लाइड पर चलते हैं, फिर से समझते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये मानव नेत्र है, और मानव नेत्र ये लंबवत काट में बना हुआ है, यानी कि ये सामने की ओर चित्र दिखाई पड़ा और आँख को इस प्रकार से लिया गया है। और तो सबसे पहले हम इसको जान लेंगे कि इसकी स्थिति, यानी कि मानव नेत्र कहाँ पर स्थित होता है। तो अगर मानव शरीर में दो नेत्र पाए जाते हैं और प्रत्येक नेत्र गोलक एक नेत्र कोटक यानी कि बोनी ऑर्बिट में उपस्थित होता है, यानी कि वो नेत्र कोटक में उपस्थित होता है। और नेत्र गोलक का 4/5 भाग नेत्र कोटक में तथा 1/5 भाग नेत्र कोटर का बाहर स्थित होता है, यानी कि जो नेत्र कोटक होता है वो 4/5 भाग नेत्र कोटक में स्थित होता है नेत्र गोलक का, और 1/5 भाग नेत्र कोटक का चेहरे से बाहर की ओर, यानी कि बाहर की ओर स्थित होता है। और आँख के ऊपर दो परतें पाई जाती हैं, जिसमें ये इसके ऊपर दो परतें पाई जाती हैं जो आपस में बंद होने और खुलने का कार्य करती हैं, जिसे हम आईलिड या पलक कहते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले पलक के बारे में पढ़ेंगे कि पलक कहाँ पर स्थित होती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो अगर इसको हेडिंग वाइज अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो पलक ये मूवेबल होती है, यानी कि चल होती है, यानी कि चलना फिरना इसका काम होता है, यानी मूवमेंट करती रहती है। और इन्हें इच्छानुसार गोलक पर, यानी कि जो चेहरे के पास में नेत्र गोलक होता है उसके ऊपर गिराया या उठाया जा सकता है। ये तीव्र प्रकाश तथा बाहरी जो भी कण या धूल जो भी शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है उससे उसका सुरक्षा करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो पलक का प्रमुख कार्य बाहर की ओर से आने वाले किसी प्रकार का आघात या गंदगी, धूल के कण, उन सबको रोकना उसका प्रमुख कार्य होता है। ये प्रकाश के प्रति बड़े संवेदनशील होती हैं और इनमें तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी आयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसे हम मीबोमियन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मीबोमियन ग्रंथि के नाम से इसे जानते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनसे निकलने वाला तरल पदार्थ पलकों को गिरने और उठाने में सहायता देता है, यानी कि उसको फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। तो पलक के बारे में आपने इतना टॉपिक नोट किया। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम तो नेत्र गोलक में सबसे बड़ा स्क्लेरा, यानी कि 3 परतों बना होता है। तो स्क्लेरा के बारे में पढ़ेंगे कि बाहरी परत जो होती है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो स्क्लेरा में आप लिखेंगे ये संयोजी ऊतक, यानी तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। इसका बाहरी भाग उभरा हुआ, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, और जिसे कॉर्निया के नाम से भी हम जानते हैं। और ये परत नेत्र गोलक की रक्षा करते हैं और नेत्र गोलक को आकृति भी प्रदान करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो आपने ये स्क्लेरा के बारे में पढ़ लिया कि स्क्लेरा क्या काम करता है। अब इसके बाद में है कोराइड, यानी कि जो ये दूसरी परत है रेड कलर से आपको दिखाई पड़ रही है, तो इसे हम बोलेंगे कोराइड। कोराइड क्या होता है? एक कोराइड में होता है, यह भी संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें धमनी तथा वेन्स पाई जाती है, यानी शिराएं इसमें पाई जाती है, जिसके कारण इनका मुख्य कार्य नेत्र गोलक को पोषण देना इनका प्रमुख कार्य होता है। और कार्निया के पीछे एक पेशी पर्दा होता है
और जिसे हम आइरिस कहते हैं। जैसे देखिए ये पेशी कार्ने के पीछे बना हुआ है, ये देखिए आइरिस दिखाई पड़ रहा है। ये इसका काम ऊपर नीचे यानी प्यूपिल के आकार को छोटा बड़ा करना भी आइरिस का प्रमुख कार्य होता है। और ये दो तरह की इसमें पेशियां पाई जाती हैं, रेडियल और सर्कुलर। रेडियल पेशियां प्यूपिल के व्यास को बढ़ाने का कार्य करती हैं और सर्कुलर पेशियां जो होती हैं प्यूपिल के व्यास को कम करने का कार्य करती हैं। इसलिए इसमें स्प्रीचर टाइप की SPHINCTER स्पिनेचर पेशियां भी कहते हैं। स्पिनेचर पेशिया का ये काम होता है कि जब कभी शरीर में किसी चीज को कार्य करने के लिए वो अपने आप बढ़ जाती हैं और स्वतः ही वापस बंद हो जाती हैं, यानी कि अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। तो स्पिनेचर पेशियों का प्रमुख कार्य यही होता है। और रेडियल इसमें प्यूपिल के आकार को बढ़ाना घटाना उसका ये काम होता है। इसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ कि जब अंधेरे में व्यक्ति कहीं अचानक से लाइट चली जाए, अंधेरे कमरे में रहता है, तो उसकी आंखें एकदम तेजी से फैलने लगती हैं, जिससे वो आकृति को पहचानने की कोशिश करता है। तो पहला ये स्पिनेचर का ही कारण होता है कि उसकी आंखें खोल करके वो कोई भी प्रतिबिंब को देखने का कार्य करने का कोशिश करता है। और जब कभी किसी ज्यादा प्रकाश में पहुंचता है तो इस प्यूपिल का आकार अपने आप छोटा होने लगता है, जिसके कारण चित्र यहाँ पर स्पष्ट बन जाए। जैसे कि हम सूर्य की रोशनी में पहुंचते हैं या सूर्य की ओर देखते हैं तो अपने आंखों का आकार मतलब प्यूपिल के आकार को हम एकदम समेटते चले जाते हैं, आंखें समेटते चले जाते हैं, जिससे जितने प्रकाश की आवश्यकता है जिससे चित्र दिखाई पड़ सके यहाँ पर आकर के, वो उतना ही प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है। और यही काम अगर हम चांद को देखने की कोशिश करें या अंधेरे कमरे में जाने की कोशिश करें तो हम आंख को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आंखों की ओर जाए, चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो इसका स्पिनेचर का आपका यही विशेष कार्य होता है कि स्थिति के अनुसार अपने कार्य को करने के लिए उसका आकार बढ़ाना और जब कार्य हो जाए तो उसके आकार को पुनः स्थिति में वापस आ जाना, इसका प्रमुख कार्य होता है। अब अगली परत है रेटिना, लास्ट और अंदर की परत है। इस रेटिना यानी कि इसको दृष्टि पटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका सबसे अंदर वाली ये परत होती है आँख की या रेटिना में रोड्स और कोन सेल्स पाई जाती हैं, रोड और कोन सेल्स पाई जाती हैं। जिस बिंदु पर रोड कोन्स नहीं पाई जाती हैं उसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि जहां पर अंतर बिंदु होता है, ब्लाइंड स्पॉट की तरह। और जहां ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पर चित्र नहीं बनता है। रेटिना के जिस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है उसे फोविया सेंट्रलाइसिस कहते हैं। फोविया सेंट्रलाइसिस यानी कि ये जो मध्य लाइन होती है जो नर्व के ऑप्टिक नर्व की ओर जाती है, इस पर जो ये चित्र यहाँ लास्ट में बन रहा है उसे हम फोविया सेंट्रलाइसिस कहते हैं। अब हम बात करें लेंस की। ये लेंस जो लगा है, लेंस या उत्तल लेंस प्रकार का होता है और इसमें यह होता है आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। और लेंस और कॉर्निया के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वास्टोर के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए एक्वास्टोर इंटीरियर चैम्बर ह्यूमन ये लिखा हुआ है, तो ये एक तरल पदार्थ है जो आंखों और आइरिस के बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन का काम करता है। तो स्लाइड पर इसका थोड़ा सा डिटेल आपको दे रखी है। तो देखिए चित्र बना हुआ है और कौन कौन से मेन ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल दे रखा है। तो मैं आपको स्लाइड पर दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा आपको पढ़ने और लिखने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने पहला पार्ट सीधे स्क्लेरोटिक यानी दृढ़ पटल के बारे में मैंने दिखाया है। इसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता हूँ। ये देखिए सेकंड पेज पे मैंने कोराइड और कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल के बारे में ये लिखा हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और मैं थोड़ा कैमरा नज़दीक से कर देता हूँ कि जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ये भी देख लीजिए एक्वेरियस और विट्रियस ह्यूमर, येलो पार्ट और ब्लाइंड स्पॉट, इन सब के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि जैसे मैंने अभी ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताया था कि मस्तिष्क को जो जाती हैं वहीं पर अंतर बिंदु उसी को बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट उसी को बोलते हैं। और इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही कोई प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। पार्ट है इसमें हमने लेंस और आपको सिलेरी मसल्स और रेटिना के बारे में लिखा हुआ है। इन सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपको मैंने सारे पार्ट इसके समझा दिए हैं। अब ये आपने सभी पॉइंट्स को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा।
अब ये आँख किस प्रकार काम करता है, तो एक आपको एक शॉर्ट नोट बनाना होगा कि नेत्र की क्रियाविधि, यानी कि उसकी कैसे फंक्शन उसका होता है आँख का। तो इसको मैंने एक पैरा के रूप में लिख के बनाया हुआ है, जिसे मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। और आप लोग इस क्रियाविधि को जब भी इस प्रकार का शॉर्ट नोट आए मानव नेत्र के बारे में, तो आपको पहले सारे पॉइंट्स क्लियर करना होगा और इस चित्र को थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाना होगा, और इसके बाद में इसकी पूरी क्रियाविधि लिखनी होगी कि यह नेत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो मैंने जो शॉर्ट नोट बना के तैयार किया है उससे मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। तो आप इस क्रियाविधि को नोट कर लीजिए। ठीक के बारे में मैंने जो ये शॉर्ट नोट तैयार किया है उसे मैं पढ़ता हूँ, इसको आप लोग एक एक करके लाइन से उतारते जाइएगा। तो सबसे पहला आप लिखेंगे कि कैमरे की भांति कार्य करना होता है नेत्र को, और इसमें 400 से 800 नैनोमीटर की वेव तरंग जो होती हैं उसको ये ग्रहण करती है। इसको प्रतिबिंब के रूप में बदलना इनका काम होता है। और प्रतिबिंब बनाने में रेटिना कैमरे को निगेटिव की भांति कार्य करती है। अगली लाइन पर ये लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब बनाने में रेटिना कैमरे की निगेटिव की भांति कार्य करती है। आइरिस कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करना आइरिस का काम होता है। और आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना भी इनका काम होता है। मैंने आपको बताया था कि स्निचर वाली जो मसल्स पाई जाती हैं, तो ये लाइन देखिए अभी क्लियर हो रही है कि आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना इनका प्रमुख कार्य होता है, जिसमें स्निचर टाइप की मसल्स जो होती हैं उनका प्रमुख कार्य होता है। आगे लिखिए, आइरिस के कारण प्यूपिल का व्यास कम या ज़्यादा हो सकता है, और जब हम धूप या प्रकाश में रहते हैं तो प्यूपिल का व्यास कम हो जाता है, ताकि हम कम प्रकाश में रेटिना तक चित्र को पहुंचा सकें। और जब हम अंधेरे या कमरे में जाते हैं तो प्यूपिल का व्यास अपने आप बढ़ जाता है, ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश रेटिना तक पहुंच सके और प्रतिबिंब बनाने में किरणें कार्निया से होकर लेंस तक पहुंच जाती हैं, जिसके बाद उनका रिफ्लेक्शन होता है और रेटिना पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। और रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वास्तविक वस्तु का उल्टा बनता है, यानी कि जो डायरेक्ट मसल जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बनता है। और ऑप्टिक नर्व जो पाई जाती है, जो लास्ट में पड़ी जाती है ब्लाइंड स्पॉट के पास में, ऑप्टिक नर्व का काम होता है कि इसे मस्तिष्क में ले जाकर विजुअल कॉर्टेक्स में ले जाकर, यानी कि मस्तिष्क में जो विजुअल कॉर्टेक्स पाई जाती हैं उसमें ले जाकर प्रतिबिंब को सीधा बना देती हैं, जिससे व्यक्ति को सीधा चित्र दिखाई पड़ने लगता है। तो इतना आपको ये पार्ट उसमें नेत्र की क्रियाविधि में लिखना होगा, तब जा करके आपका मानव नेत्र का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब भी इस प्रकार का कोई आता है टॉपिक मानव नेत्र के बारे में, तो मानव नेत्र की क्रियाविधि नहीं पूछी जाएगी, मानव नेत्र के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में मेनली 4-6 पॉइंट जो हैं, जो आपके जो नामांकित चित्र बनाया गया है, रफली बनाइए, और इसके बाद उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए। इसके बाद उनकी क्रियाविधि, यानी कि जो फंक्शन है आपका, जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ के रूप में पढ़ के बताया, वो 7-8 लाइन का है, इसको नोट करना होगा, तब जाकर ये आपका कंप्लीट होगा। और इसका अगला जो पार्ट होगा मानव नेत्र का, ये तो आपकी क्रियाविधि और मानव नेत्र के बारे में था। अगला पार्ट जो होगा मानव नेत्र की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि मानव नेत्र में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आपने मोतियाबिंद के बारे में सुना होगा, काला मोतियाबिंद के बारे में सुना होगा, जेरेप्थेल्मिया के बारे में सुना होगा। तो इन सब के यानी कि नेत्र विकार अलग से आता है कि मानव नेत्र विकार के बारे में समझाएं, तो आपको 4-5 बीमारियों के बारे में लिखना होगा। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, और लास्ट के टॉपिक में मैंने आपको उसके कॉमन डिसऑर्डर बताए थे, उसी प्रकार मानव नेत्र के विकार के बारे में अगर 5 नंबर का टॉपिक आएगा तो अलग से आएगा। मानव नेत्र के बारे में क्रियाविधि तक लिखना है, और अगर विकार के बारे में पूछा जाएगा तो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं कि मानव नेत्र की क्रियाविधि तक आपको समझ में आ गया होगा। जिसे भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, कमेंट जरूर करें। आप सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें, जिससे ये मतलब पता चल सके कि आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। थैंक यू।